अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले 3 हफ्तों से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से उनके अहले खाना, वकला या पार्टी रहनुमाओं से किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत के दरमियान तलखियों में इजाफा देखा जा रहा है। 4 नवंबर के बाद बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर पार्लियामेंट के अंदर और जेल और अदालत के बाहर एहतजाज का फैसला किया है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की सेहत और जिंदगी को लेकर तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है, जबकि हुकूमत ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को गलत करार देते हुए दावा किया है कि बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और तंदुरुस्त है और जेल में उनको तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। मुलाकातों में रुकावट पर हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला जेल को सियासी दफ्तर बनाना चाहती है और किसी को ब्लैकमेलिंग से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। करने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है, आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की डिमांड गैर कानूनी है और उस पर अमल नहीं किया जा सकता। मुलाकात मांग रहे हैं जो सजा याफ्ता मुजरम है और ये कहते हैं कि नहीं, आप अडियाला जेल को हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका हेडक्वार्टर तस्लीम करें। क्यों भाई? ये सहूलत तो आपने जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं थी दी, ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को नहीं मिली। जेल में बैठ के सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाजत दीजिए। क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अहम बात यह है कि सोहेल आफरीदी ने वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद 8 बार इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी है। कल भी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन एक बार फिर उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी, जिसके बाद सोहेल आफरीदी ने सूबाई वज़रा और पार्टी रहनुमाओं के साथ अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया, जो सुबह फजर तक जारी रहा और 10 घंटे के बाद वज़ीर आला ने यह धरना ख़त्म करने और अदालत जाने का ऐलान किया। इसके बाद सुबह सोहेल आफरीदी ने अलीमा खान के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने भी वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नू लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफीउल्लाह जान, जो कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के मुआवने खसूसी हैं बराए इतलात। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, क्या इमरान खान से मुलाकात की डिमांड करना गैर कानूनी डिमांड है जो कि पूरी नहीं की जा सकती, या जैसे परवेज़ रशीद साहब कह रहे थे कि एक सजा याफ्ता शख्स है तो उसकी ये बात क्यों मानी जाए कि उसको ये सहूलतें दी जाए मुलाकात करने की? देखिए, इसमें ये पीटीआई का या इमरान खान साहब के लोगों का एक अपना मौक़िफ़ है और हमारा जो है वो एक अपना मौक़िफ़ है। मामला ये है कि मुलाकात की इजाज़त होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उस 1 घंटे की मुलाकात के बाद 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं हो सकती, कोई कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो मैसेज रिलीज़ हो पूरी दुनिया के लिए, पूरी पार्टी के लिए, और उसमें पूरी जो है वो सियासत डिस्कस हो, तहरीक चलाने की बातें हों, घेराव जलाओ की बातें हों, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की बातें हों, ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से उन मुलाकातों में जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस नहीं हो सकती। कोई भी जेल में वो कैद हो या हवालात की सूरत में हो, कोई कानून उसे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो वहाँ पे बैठ के बाहर कोई तहरीक चलाने की जो है वो एक मनसूबाबंदी करें। जिस तरह के इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जो है वो ख़ुद बैठ के यहाँ पे जो है वो तहरीक एक मुनज़्ज़म करूँगा और हम जो है वो 26 नवंबर कहता है कि इजाज़त है आपको वकला से भी मुलाकात करने की, फैमिली से भी, लेकिन सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। जी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये जी तो नहीं होती थी, नहीं हो सकती। बाद में पाबंदी लग गई थी, बाद में उनकी फैमिली के अलावा कोई नहीं उनसे, यहाँ तो फैमिली को भी नहीं मिलने दिया। नहीं तो मामला ये है कि फैमिली को भी ये इजाज़त नहीं है
कि वो अपना जो है वो मुलाकात करें, बाहर आके उसी जेल के बाहर जो है वो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके बाद एक ट्विटर के ज़रिए से पूरी जो है पूरी गवर्नमेंट स्टेट अदारों के सरबराह सबको जो है वो लपेटा जाए। तो मामला ये है कि इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इजाजत दी है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन कंडीशंस के साथ इजाजत दी, उस ऑर्डर को पढ़े कॉन्फ्रेंस अहाते में ना करें। तो उन्होंने कहा था कि मुलाकात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें और पॉलिटिक्स ना करें। अब मामला ये है कि ये दोनों काम ये कर रहे हैं, वहाँ पे इनको रोका गया, नहीं रुके, और उसके नतीजे में जो है वो फिर अगर देखें ना, अगर ये काम होता है तो जेल सुपरिटेंडेंट जो है उससे गवर्नमेंट पूछेगी ना कि भाई ये क्या तमाशा करवा रहे हो तुम, तो उसके पास फिर इसके अलावा और क्या तरीका है कि वो रोक देगा। तो अब मामला ये है कि ये जेल अथॉरिटी के साथ बैठ के उनके साथ ये मामला तय करें, ये भी वायलेशन ना करें, वो भी ना करें, और ये मुलाकातों का अमल जो है उसे बेहतर अंदाज से चलाएं। शफीर जान साहब, कल जब आप लोग एहतजाज कर रहे थे, धरना देके बैठे हुए थे, तो उस वक्त मीना खान जो आपके मिनिस्टर हैं, उनकी भी शायद कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, इसी हवाले से हो रहे थे कि मुलाकात कर रहे थे, सियासी बातचीत नहीं होगी, या क्या जेल सुपरिटेंडेंट आपको ये रिजर्वेशन दिखा रहा है कि आप अंदर जाके सियासी बात करते हैं, सियासी बात बाहर आती है, फिर आप एहतजाज की कॉल देते हैं, ये नहीं हो सकता, ये रीज़न है नहीं मिलने? सबसे पहले शहजाद साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक मैंने राना साहब की बात से अखज़ किया है, तो राना साहब ख़ुद कह रहे हैं कि जी मुलाकात होनी चाहिए जी, लेकिन राना साहब को खान साहब के बयानिए से या इनकी गवर्नमेंट को खान साहब के बयानिए से खौफ है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से खान साहब को पहले नेशनल टेलीविज़न पे और मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया गया, उनके नाम को, उनकी तस्वीर को, अब जो हम महसूस कर रहे हैं कि पिछले 1 महीने से खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही, ना वकला से, ना पार्टी के किसी रहनुमा से, और 4 नवंबर को नौरीन साहिबा की मुलाकात हुई है, उसके बाद उसकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक रिपोर्ट आई थी इनकी सेहत के हवाले से जो काफ़ी तशवीशनाक थी, उसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया था, बाकी मीडिया ने भी कवर किया। तो हमें इमरान खान की सेहत के जी पिछले हफ्ते जी हमें सबसे बड़ा कंसर्न जो कल था वो उनकी सेहत के हवाले से था जी। चीफ सीएम जो है, चीफ मिनिस्टर साहब, वो 8वीं दफ़ा कल आए हैं, उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी कहा, उन्होंने सीएम साहिबा को भी ख़त लिखा, उन्होंने चीफ जस्टिस को भी 3 दफ़ा कॉल की, और एक रजिस्ट्रार को ख़त भी लिखा मुलाकात के हवाले से, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स तीनों जगह से नहीं आया। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमें एक ऑर्डर दिया, इस ऑर्डर के मुताबिक सीएम साहब की मुलाकात करवाई जाए, वो नहीं करवाई जा रही। तो ये कल हमारा तो आज आप दोबारा अदालत में गए तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज रोगर साहब ने मुलाकात नहीं की आप लोगों से? जी बिल्कुल, मैं खुद पूरी रात कल हमारी कबीना, सीएम साहब, हमारे MPAs, हमारी पार्टी की जो लीडरशिप थी, वो कल पूरी रात अडियाला के बाहर मौजूद थी। हमने सड़क भी पूरी रात गुजारी है, और कल जब 8 बजे हम वहाँ से निकले, मैं ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। हम ये चाह रहे थे कि हम उनसे पता करें कि जो हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो क्यों नहीं लग रही मुलाकात के हवाले से चीफ मिनिस्टर साहब की, और हम एक और पिटीशन दायर करना चाहते थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि वो चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहते हैं जी। हम 9 बजे से पहले हाई कोर्ट पहुँच गए थे, 9 बजे अदालत शुरू हुई, 9:20-25 पे अदालत एडजर्न हुई, और चीफ जस्टिस साहब चले गए और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मुझे बताइए कि क्या ये जिस राना साहब कह रहे हैं, कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं आपने करवाई? क्योंकि आपका इस वक्त खदशा ये है उनकी सेहत के हवाले से, अफवाहें इंडियन मीडिया, अफगानिस्तान मीडिया पे ये है कि इमरान खान पता नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं, तो इन खदशात को दूर करने के लिए आपने ये कहा कि ठीक है कोई सियासी बात नहीं होगी, बस बहनों को मुलाकात का, फैमिली को मुलाकात का टाइम दे दें। कल जब हम वहाँ पे गए 2 बजे तकरीबन, चीफ मिनिस्टर साहब हम वहाँ जब पहुँचे तो चीफ मिनिस्टर साहब को पुलिस ने रोका। हमने पुलिस से यही आर्गू किया कि आप हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ दे दें, और आप कह दें कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आए थे और हमने उनकी मुलाकात नहीं करवाई, आप हमें ब्लैक एंड वाइट में दे दें। उसके बाद हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। हम वहाँ पे अलामती हमने एक धरना दिया है, ये एक प्रॉपर धरना नहीं था जी। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे, जाके जैसे कि बाकी चीज़ें हम ऑन रिकॉर्ड ला रहे हैं, खतूत हो गए, टेलीफोन कॉल्स हो गए, तो ये धरना भी हम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहते हैं। फिर इसके बाद जब हम अपने अवाम के पास जाएंगे तो हम ये बात कहेंगे कि हमने तमाम रास्ते अपना लिए हैं, चाहे वो कानूनी हो, आइनी हो, धरना हो, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। फिर अवाम जो फैसला करेगी उसको मन तस्लीम किया जाएगा। और जहाँ तक सेहत की आपने बात की, तो कल हमने
जो उनका जेल सुपरडेंट था उनको हमने यही कहा कि 7 लोगों की लिस्ट है आपके पास, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब भी हैं और बाकी 6 हमारे अरकान हैं, उनमें से किसी को भी 5 मिनट आप मिला लें। अगर उनमें से नहीं मिलाना, किसी पॉलिटिकल लीडरशिप में से या उनकी फैमिली में से या किसी MPA को जिस पे उनको इत्तेमाद हो 5 मिनट के लिए उनको मिलाया जाए ताकि हम उनकी सेहत याफ्त 26 नवंबर के बाद तो इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज की कॉल नहीं दी है, तो अब क्या खतरा क्या है? इमरान खान कोई बात करते हैं तो क्या आपको उनके सियासी बयानी से कोई मसला है? 26 नवंबर के बाद उन्होंने कोई कॉल नहीं दी, तो 26 नवंबर को गुजरे अभी 2 दिन हुए हैं ना, साल हो गया ना। नहीं, ये 26 नवंबर जो है, इस 26 नवंबर की कॉल नहीं थी? नहीं, इस वक्त तो नहीं थी, बिल्कुल थी। अच्छा, हाँ, इमरान खान ने कहा था कि बिल्कुल इमरान खान ने कहा था। इमरान खान साहब ने इस 26 नवंबर को, पिछले 26 नवंबर को बकौल उनके या उनके मौक़िफ़ के मुताबिक कि जी यहाँ पे जो है वो जो मसल्ला जथा आया था डी चौक में, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उसके ऊपर गोलियाँ बरसाई गई, उस पे एहतजाज वो करने का उनका प्रोग्राम था। बाकायदा उन्होंने चीफ मिनिस्टर इसलिए बदला था कि वो पहला चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई इस बारे में रिजल्ट नहीं दे रहा था। आपने ये कहा था कि देखें वो बड़े उड़ रहे थे, जमीन पे ले आए, अब अगले हफ्ते मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं हुई मुलाकात। वो बात है, अभी जमीन पे आए नहीं है, अभी वो फिर गिराओ की जो है वो 8 मरतबा आ चुका, नहीं 8 मरतबा आ चुके हैं, लेकिन गिराओ के लिए आ रहे हैं ना, वो वहाँ पे धरना देने के लिए आ रहे हैं और वो अवाम को दिखाने के लिए आ रहे हैं और फिर अवाम के पास जाने के लिए आ रहे हैं। मामला ये है कि जिस अदालत ने इनको इजाज़त दी है, जिस ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं, उस ऑर्डर को जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, अगर आपने उसको देखा है तो आप बता दें कि उसमें ये दोनों चीज़ें हैं। उसमें ये भी है कि मुलाकात करवाई जाए और उसमें ये भी है कि सियासत ना की जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए। ऑर्डर पड़ा उसमें कहा है कि अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, बाहर जाके कर लें। और सियासी गुफ्तगू की भी इजाज़त नहीं है। पॉलिटिकल मीटिंग्स आप जेल में बैठ के नहीं कर सकते। ये सुन लें, ये बाकायदा जेल रूल्स में है। और मियाँ साहब की जो आप बात कर रहे हैं, मियाँ साहब की भी पहले जो है सुन लें जी, जो मामला है कि पहले मियाँ साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ सहूलतें भी दी गई, जो कि खान साहब को अमेरिका में जब पता चला तो उन्होंने वहाँ से ललकारा था कि मैं जाते ही सारी चीज़ ख़त्म करूँगा। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो है ये मियाँ साहब की जो मीटिंग्स हुई, तो उसमें फिर जो है वो जब ये चीज़ें सामने आई जिनके मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि रूल्स में इनकी इजाज़त नहीं है, तो फिर बाकायदा पाबंदी लगी। और उसके बाद फिर सवाए उनकी फैमिली के ये डॉक्टर अदनान तो रेगुलरली वो भी नहीं रेगुलर कोई नहीं था, वो भी जब अदालत से जो है वो ऑर्डर लेके जाते थे, तो उसके बाद उनकी फैमिली के अलावा कोई मुलाकात नहीं। मैं खुद इस बात का, यानी मेरे वकील साहब और मेरी फैमिली के मेंबर, उसके अलावा 7 महीने कोई बंदा मैं किसी को देख नहीं सका। तो राज साहब वो भी जो गलत है वो तो गलत है, अगर आपके साथ भी गलत हुआ तो उसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरों के साथ भी गलती करेंगे। देखें शहजाद इकबाल साहब, आप मुझे या शफी साहब जी ये मुझे समझा दें कि इमरान खान साहब जेल में बैठ के हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने की कोशिश में हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो चले फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मुझे एक बात का जवाब, ये जो पिछला गिराव जलाव हुआ था ये सारा उन्होंने करवाया था, वहीं पे बैठ के करवाया था। और वहीं पे बैठ के उस वक्त उनको एक बड़ी संजीदा ऑफ़र हुई थी कि आप ऐसा करें, डी ग्राउंड ना जाएं और संगजानी चले जाएं तो हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं जी। तो उन्होंने वहाँ पे बैठ के पहले ये कहा कि ठीक है, उस वक्त अडयाला जेल खोल दी गई थी बैरिस्टर सैफ वगैरह के लिए। हाँ, तो उनके कहने पे ही तो उन्होंने पहले कहा कि जी ठीक है मैं रोक देता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, डी चौक ही आया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखें, इनको भी पता है कि जो हम कर रहे हैं, और इनको ये भी पता है कि उसके सद्देबाब में गवर्नमेंट ने यही कर रहा है। राणा साहब, जब मियाँ साहब लंदन में थे तो वो सजा याफ्ता तो थे ना, उनका स्टेटस तो चेंज नहीं हुआ था। जब लंदन चले गए थे बीमारी की वजह से, तो वहाँ पे बैठ के वो तकरीर कर सकते हैं। गुजरावाला की तकरीर कर दी, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर दी, उस वक्त के DGI के बारे में बात कर दी। तो कैसे कर रहे थे फिर? तो भाई फिर लंदन में जब वो चले गए जी, तो लंदन में अगर गवर्नमेंट रोक सकती तो उन्हें रोकती गवर्नमेंट। नहीं तो ना भेजती ना फिर। नहीं मतलब आप तो अपनी पोजीशन बताएं। नहीं सुन लें,
नहीं सुन लंदन जो है, नहीं आप मुझे बताएं कि लंदन वो जो है वो जेल से उड़ के चले गए थे, बाकायदा कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कैबिनेट ने इजाजत दी। तो 1 महीने की इजाजत थी। हाँ तो लेकिन आए तो 3.5 साल बाद उनका राज मुकम्मल करवा के आना था, राज मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन राज साहब मैं कह रहा हूँ एक असूली पोजीशन होती है ना, सियासतदान जब बाहर बैठा था मुलजिम था, मुजरिम था, लेकिन फिर भी वो सियासत पे बात करते थे। लेकिन बात ये है ना, तो फिर ठीक है, अगर वो जेल से बैठ के वो कर सकते हैं ना, वो कर रहे हैं। चले मुजाहिमत जेल से बैठ के वो कर रहे हैं ना जी, थ्रू अपना जो ट्वीट कर रहे हैं, थ्रू जो मुलाकात कर रहे हैं, उनके जरिए से कर ही रहे हैं वो। शफी जान साहब ये बताइएगा, एक तो ये सवाल कि आप अभी भी एक तहरीक चलाना चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ, इसकी इजाज़त नहीं होगी, तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आप इससे पीछे नहीं हटेंगे तो इसके बाद मुलाकात ही नहीं होगी। क्यों? और दूसरा फिर लाएमल क्या होगा? देखिए पहली बात यह है कि राना साहब ने कहा कि मुसल्लह जत्ते यहाँ पे आए, तो हम कोई मुसल्लह नहीं आए थे, गोलियाँ हमने खाई हैं, शहादतें हमने दी हैं, हमने रबर बुलेट्स खाए हैं, हमने शेल खाए हैं, ये तो खंदक कोद देते हैं, ये तो कंटेनर लगा देते हैं। सर इस माई टेक ये इसका जवाब आप दे दें राना साहब। ठीक तो ये कंटेनर लगाते हैं जहाँ खैबर पख्तूनख्वा की हदूद ख़त्म होती है ना, तो वहाँ से इनकी जो है तशद्दुद शुरू हो जाता है हमारे ऊपर। हम 100 किलोमीटर जो है वो पंजाब में ट्रैवल करके इस्लामाबाद पहुँचते हैं। आज तक 2014 से लेके आज तक एक गमला नहीं टूटा हमारे एहतजाज में। कब से लेके? 2014 से। ये बात तो गलत, ठीक है, ये बात गलत नहीं आप सुने ना, मैं इस बात से देखिए, मैं अगर ऑनेस्ट एक अपना बात करूं ना, तो जब आप लोग आए 26 नवंबर को तो आपके लोगों के साथ भी ज्यादती हुई थी। नहीं, इनके लोगों के साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, हमने गोलियां खाई, लेकिन इससे पहले 2022 में यहाँ पूरा ब्लू एरिया जला दिया था आपने, मेट्रो के बस स्टेशन तोड़ दिए थे। 2022 की बात है। इधर स्नैपर्स इन्होंने बैठाए हुए थे, उन्होंने हमारे 14 लोगों को शहीद किया। मुसल्लह हम नहीं थे, मुसल्लह लोग इन्होंने बैठाए हुए थे। पहली बात ये। दूसरी बात कह रहे हैं कि जी जेल मैनुअल में जी सियासी वो नहीं होगा। राना साहब ने खुद जेल गुजारी है, इनकी लीडरशिप ने जेल गुजारी है। जब अदालत आते थे तो ये अदालत आते आते आधे घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक्स करते थे। नवाज शरीफ जब ये कहते कि नवाज शरीफ लंदन गए तो वहाँ से बात की तो जाने क्यों दिया, ये तो वो बात हुई कि आप चोर को कहे कि जी आपने चोरी क्यों की, आपको मौका क्यों दिया। ये देखिए ड्यूल स्टेटस, ड्यूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्होंने अब बात की है, ड्यूल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम अदालत आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। देखिए इन्होंने पता क्या किया, जब मैं आता था ना जेल से अदालत में, तो अदालत में जैसे ही मैं गाड़ी से उतरता था तो वहाँ पे ये मिनी जो लाउड स्पीकर होता है ना, वो लेके 4-5 लोग खड़े होते थे, वो शोर डालना शुरू कर देते ताकि आपकी आवाज ना आए। राना साहब आवाज दबा दी जाती थी। राना साहब तो बात ये है कि देखिए ये सारा कुछ आप करते रहे हैं। राना साहब आवाज दबाने पे तो आप इतने मासूम क्यों बनते हैं? लेकिन इस हुकूमत में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान साहब को अदालत लेके आए। उसकी तस्वीर से ये डरते हैं, लायमल क्या उसके बयान से डरते हैं, तस्वीर से नहीं डरता, उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके बयान से डरते हैं, उसके झंडे से डरते हैं, उसके पोस्टर से डरते हैं। अगर ये बिल्कुल नहीं, अगर नहीं डरते तो फिर लेके अदालत में पेश करें। एक तस्वीर उनकी अदालत से आ जाती है तो ये लोगों को सस्पेंड कर देते हैं। इमरान खान जो है वो इनके लिए खौफ की अलामत बन चुका है। लेकिन क्यों? अब 26वीं तरमीम हो गई, 27वीं तरमीम हो गई, अब क्या खौफ क्या है? आप कोई खौफ नहीं है। खौफ नहीं है तो उसकी तस्वीर पे इतना मसला क्यों है? तो कोई मसला, उसकी मुलाकातों पे इतना मसला क्यों है? उसके बयानिए पे क्यों इतना मसला है? जो कॉन्विक्ट होता है, मियां नवाज शरीफ जब उसको कन्विक्शन हुई थी उसकी नवाज शरीफ ने सर जेल गुजारी नहीं है। नहीं, वो आपको खौफ आता था। अकेले से किसी रेस्ट हाउस में जाते थे, वहाँ सऊदी अरब में कोई डील करके लंदन या सऊदी अरब चले जाते थे। नहीं, अभी तो जब आप लोगों के टाइम पे जेल में थे उस वक्त तो थे ना कोट लखपत। अभी इनकी सियासी मुलाकातें होती थी, 120 लोगों ने एक दिन में मुलाकात की, रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है। तो ये आपकी भी अच्छा, लायमल क्या होगा? फिगर्स दे रहे थे, पता नहीं 500 कितनी मुलाकातें आपने की हैं। शफीउल्लाह जान साहब, लायमल क्या है आपका? लायमल बड़ा सीरियस, बड़ा आपने आज तौहीन अदालत की एक और दरख्वास्त दे दी। देखिए शहजाद साहब बड़ा सीधा है लायमल और बड़ा सादा सा है। हम तमाम अपने कानूनी और आइनी जो रास्ते हैं वो इख्तियार करेंगे और वो हम कर रहे हैं। हमें फिर भी हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही जी, ना अदालत में हो रही है जी, ना किसी और फोरम पे हो रही है, ना चीफ मिनिस्टर को जो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है उसको अपने कायद से मिलने दिया जा रहा है। उनके पास हाई कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद उन्होंने तमाम तर रास्ते अपनाए, चीफ जस्टिस से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक, सीएम तक, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पास फिर एक ही रास्ता बचता है, वो मजम्मत का है। हम अपने अवाम के पास जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा अवाम के सामने सारी चीजें रखेंगे, मुज़ाहमत करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि कल आपके बात वाज़ेह होगी। नहीं, मैं इतना घुमा फिरा के लाने की क्या जरूरत है?
तो राना सीधी साहब आप बात है मुलाकात क्यों नहीं कि करवा आप बताएं ना सर। चले नहीं इस पे बहस नहीं करते। राना साहब हमारी मुलाकात क्यों नहीं होती? मुलाकात आपने खुद कमिट, राना साहब एक राना साहब, शहजाद साहब आपने खुद कहा कि राना साहब ने यहाँ कमिट किया कि मुलाकात होगी, नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी साहब ने कमिट किया किसी टॉक शो में, नहीं हुई। या तो फिर इनके इख्तियार में नहीं है, ये मान ले कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम 17 सीटों पे आए हुए लोग हैं, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट किसी और की है, वहाँ से ड्राफ्ट आता है, वहाँ से फैसले आते हैं। और राना साहब इसका मतलब मुलाकात का रजिस्टर रख के कोई वज़ीर आज़म नहीं बैठा या चीफ मिनिस्टर नहीं बैठा, ये सुप्रीडेंट के इख्तियार में जाए, सुप्रीडेंट से बात करें। इसका मतलब राना साहब आपने फैसला कर लिया कि मतलब मुलाकात अब नहीं होने देंगे इमरान खान से? जी बिल्कुल, आइसोलेटेड रखेंगे उनको बिल्कुल ही। मुलाकात जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ होनी चाहिए। जो वायलेशन ये कर रहे हैं ये भी ना करें, दूसरी तरफ से इसका ख्याल अभी ये नवंबर में अक्टूबर में क्यों आया? अक्टूबर में तो आप लोगों ने कहा था टोसाखाना 2 जो है डेली बेसिस पे चलाएंगे और 5-5, 6-6 बजे शाम तक जो है समाप्त भी हो रही थी, फिर एकदम से वो केस भी आपने 2 महीने के लिए डिले कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ है अक्टूबर में आपको जो आप कह रहे हैं कि यार नहीं होने देंगे? आपसे मुराद जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भी आप मिसाल के तौर पे ये अब धरने लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे धरने को कहाँ पे रोकना है, कहाँ पे बैठाना है, किस हद तक जाने देना है, नहीं जाने देना, ये मामला जो है ये मौके पे जो ऑफिसर होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वही फैसला करेगी। ये सूट कैसे करता है हुकूमत को कि उनकी सेहत के हवाले से चमकगोइयां हो? इसमें देखें, इसमें ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये 26 नवंबर 2025 को कोई दोबारा 26 नवंबर 2024 ऐसा इवेंट करना चाहते हैं और उसकी ये तैयारी कर रहे थे। वो तो और उसके लिए जो है ये मुलाकातें भी उसके लिए जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल होती, और वो जो ट्विटर के ऊपर मैसेज चलते हैं वो भी जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल होती। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी मुझे खत्म करने से पहले राना साहब मुझे बताएं, ये हुकूमत को सूट कैसे करता है कि हफ्ते में 2 दिन अडियाला के बाहर तमाशा लगे? ये कैसे सूट करता है अगर वो कह रहे हैं तमाम आईनी कानूनी ऑप्शन के बाद को ये कैसे सूट करता है? कैसे सूट करता है आपको? नहीं, हुकूमत को ये कैसे सूट करता है कि एक आदमी जेल में बैठ के बाहर फितना, फसाद, अफरा तफरी और अनारकी? क्या फर्क पड़ा अब तक उनके बयान देने से? क्या फर्क पड़ा? अभी तौर पे तो फर्क नहीं पड़ा आपकी हुकूमत को? बात ये है कि फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ा कि उन चीज़ों को जो है वो पूरी तरह से जो है वो उनको मैनेज किया जाता है। अच्छा, मुझे क्या ख्याल है कि मैनेज ना किया जाए? पहली बात जो राना साहब कह रहे हैं कि जो उन्होंने कोई डेट दे दी थी तो उसके लिए मुलाकात की हमें ज़रूरत नहीं है, वो मैसेज हमारे लिए आ जाता है। अली अमीन साहब को जब तब्दील करना था तो ही मैसेज आ गया था, कबीना मुख्तसर रखनी थी। लेकिन आपके लोग मुलाकात कर रहे थे, इट मीन्स के जो इंतजामात हैं उनको और देखा जाना चाहिए ताकि बिल्कुल आ रहे हैं वो बिल्कुल आप देखें। और राना साहब कह रहे हैं कि धरना हम वहाँ देते, तो धरना हम क्यों देते हैं कि हमारी मुलाकात नहीं होती? मेरा ख्याल है हमारी मुलाकात करवाएं, हम मुलाकात करेंगे, अपने घरों को जाएंगे। हम रोज एक चीफ मिनिस्टर, कुछ शर्म होती है, एक चीफ मिनिस्टर 18 घंटे अडियाला के जेल पे बैठा हुआ है, 4.5 करोड़ का वो नुमाइंदा है, कैबिनेट उसकी वहां बैठी हुई है, MPs वहां बैठे हुए हैं, एक फेडरेशन यूनिट का वो सरबराह है। हड़ताल करनी चाहिए वहां पे, उसे चीफ मजे ले रहे हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर को वहाँ पे भूख हड़ताल करनी चाहिए और उस वक्त तक हड़ताल करनी चाहिए जब तक वो इश्क इमरान में जब तक वो मरे ना, उस वक्त तक। मतलब ये बात आपको अभी तक खटक रही कि इश्क इमरान की क्यों बात की? मुझे बताया ना, ये उसने की है ना, मुझे मैंने तो नहीं हड़ताल नहीं करेंगे। अब ये जो बात कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी हमें मैसेज आ रहे हैं, इट मीन्स कि ये सुप्रीडेंट को जो है वो और दोबारा जो है उसकी ख्वाहिश पे हम भूख हड़ताल नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह मजम्मत का रास्ता अपनाएंगे अगर यही रवैया रहा गवर्नमेंट का। मुझे एक सवाल का जवाब दें, कल आपके चीफ मिनिस्टर को ये क्यों कहना पड़ा कि अब जो MNA MPA इलेक्टेड नुमाइंदे अगर यहाँ पर नहीं आए मंगल को तो हम उनको नेम एंड शेम करेंगे? मतलब चीफ मिनिस्टर और आपके कुछ लोग वहाँ पे बैठे थे, तो आपका गिला इनसे तो है हुकूमत से, लेकिन अपने लोगों से भी है कि MNA MPA नहीं आ रहे। मतलब ये बड़ी बात है ना, एक चीफ मिनिस्टर इतने यंग है, पार्टी के सीनियर लोगों को कह रहे हैं आप नहीं आएंगे तो आपको पब्लिकली नेम एंड शेम किया जाएगा। शहजाद साहब, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ जी तो मैं इमरान खान के नाम पे वोट लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर सोहेल साहब हैं या अगर हमारे 92 MPAs हैं या हमारे 78 MNAs है या कोई सेनेटर है, ये सब इमरान खान के मरहून मिन्नत है। अगर कोई पार्लियामेंटेरियन इमरान खान साहब के केसेस के लिए नहीं आएगा, इमरान खान नहीं आ रहे, शफी साहब क्यों नहीं आते? नहीं आते हैं, नहीं आते ना, तभी तो उनको ये वार्निंग देनी पड़ी जा रहे हैं। हम इसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने जा रहे हैं। देखिए, मंगल को तमाम पार्लियामेंटेरियंस भी होंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हम जाएंगे जहाँ पे हमारे केसेस नहीं लग रहे हैं। उसके बाद हमने अडियाला जाना है क्योंकि फैमिली की मुलाकात का दिन है। अगर फैमिली की मुलाकात हो गई
वेल एंड गुड, हम अपने घरों को जाएंगे, नहीं होंगे बहुत वहाँ पे धरना भी होगा, वहाँ पे एहतजाज भी होगा और मजम्मत भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। माशी डिफॉल्ट के खदशात के बाद पाकिस्तान की मईशत में पिछले 2 सालों में इस्तेकाम तो नजर आया है, मगर अब मुल्की मईशत इस्तेकाम से ज्यादा जमूद का शिकार नजर आ रही है। हुकूमती दावों के बरक्स अब इन सवालों में शिद्दत आती जा रही है कि पाकिस्तानी मईशत जमूद के फेस से कब बाहर निकलेगी, पाकिस्तानी मईशत कब इस्तेकाम से तरक्की की जानिब सफर शुरू करेगी, और अगर जल्द ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान का मौजूदा माशी मॉडल 25 करोड़ अवाम की जरूरियात कैसे पूरी करेगा। और अहम बात यह कि पिछले कुछ अरसे के दौरान हुकूमत की जानिब से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेकाम के दावे तो किए जाते रहे हैं, मगर एक्सपोर्ट्स, महंगाई, गैर मुल्की सरमायाकारी, तजारती खसारे, गुर्बत, बेरोजगारी समेत दीगर माशी इशारियों ने मुल्क की मईशत को लेकर तशवीश में इजाफा कर दिया है, जिसके बाद अब खुद हुकूमती और रियासती हलकों से इस पॉलिसी के नताइज और मुस्तकबिल को लेकर सवालात उठना शुरू हो गए। इस हवाले से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस से मुतलिक इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस डायलॉग ऑन द इकॉनमी का इनेकाद किया था, जहां गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली और ख़ास तौर पर SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने टैक्स के निज़ाम, मुल्क में सरमायाकारी ना होने और माशी जमूद को लेकर मौजूदा माशी मॉडल की तब्दीली को मुल्क के मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर करार दे दिया है। सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना की खबर के मुताबिक SIFC कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने टैक्स निज़ाम, शरह सूद और एक्सचेंज रेट पॉलिसी में बड़े पैमाने पर इस्लाहात को ज़रूरी करार देते हुए कहा है कि इस वक्त माशी तरक्की का कोई मंसूबा नज़र नहीं आ रहा। मईशत को कंपेटिटिव बनाने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स और शरह सूद में कमी और एक हकीकत पसंदाना एक्सचेंज रेट ज़रूरी है। खबर के मुताबिक SIFC कोऑर्डिनेटर ने कहा है कि हमें एक ऐसी एक्सपोर्ट बेस्ड माशी हिकमत अमली बनाना होगी जिसका इन्हिसार सब्सिडीज और रियायतों पर ना हो। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कारोबारी शख्सियात को मुखातिब करते हुए कहा कि हम अपनी मालियाती हालत का सत्यानाश कर दिया है, हमें बस एक ही चीज़ सूझती है कि टैक्स लगा दो, और आप लोग इसका आसान शिकार हैं क्योंकि आप पहले ही टैक्स नेट में हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत संजीदगी से सुपर टैक्स समेत कॉर्पोरेट सेक्टर पर टैक्सेस कम करने पर गौर कर रही है क्योंकि टैक्सों का ये बोझ नाकाबिले बर्दाश्त है। टैक्स का ये निज़ाम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकता। टैक्सों में कमी के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने शरह सूद में कमी पर भी जोर देते हुए कहा कि शरह सूद मुस्तकिल तौर पर 11% नहीं रह सकती, जबकि महंगाई में कमी हो रही है। अहम बात यह कि पिछले 1.5 साल से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 280 के आसपास रही है, और हुकूमत इस बात का क्रेडिट भी लेती है कि एक्सचेंज रेट को काबू में रखना उसकी एक बड़ी कामयाबी है। मगर SIFC के कोऑर्डिनेटर ने इस कंट्रोल को मसनूई कंट्रोल करार देते हुए कहा है कि एक्सचेंज रेट को मसनूई तौर पर काबू में रखना दुरुस्त नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि SIFC के क़याम के वक्त ये दावे किए गए थे कि SIFC मुल्क में अरबों डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी यकीनी बनाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक की जानिब से बहुत जल्द सरमायाकारी के दावे भी किए गए थे, मगर अब SIFC के कोऑर्डिनेटर ने मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी ना बढ़ने का एतराफ़ करते हुए इसकी मुख्तलिफ वजूहात बताई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में नेट FDI बहुत कम यानी तकरीबन 1.2 अरब डॉलर है, और जब तक हमारा अपना कारोबारी तबका पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा तब तक गैर मुल्की सरमायाकार भी नहीं आएंगे। उन्होंने सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी का दावा करने के बजाय कहा कि FDI को कम अज़ कम दुगना करके 2.5 अरब डॉलर सालाना तक ले जाना चाहिए, और गैर मुल्की सरमायाकारी सिर्फ एक्सपोर्ट के शोबे में ही कबूल करनी चाहिए। इसी तरह गवर्नर स्टेट बैंक ने भी इस तकरीब से खिताब में कहा कि मौजूदा तरक्याती मॉडल 25 करोड़ की आबादी को संभालने की सलाहियत नहीं रखता। माशी इस्तेहकाम की ये पॉलिसी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए जारी नहीं रह सकती। जबकि वज़ीर आज़म के मुशीर और निजकारी कमीशन के सरबराह मोहम्मद अली ने मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा ना होने की वजह बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों की कमी नहीं है, असल मसला गवर्नेंस का है, जिसमें खामियों की वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में मुसलसल कमी आ रही है। यानी हुकूमत के अंदर से अब मौजूदा माशी मॉडल पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, जबकि कई माशी माहिरीन और कारोबारी तबका पिछले कुछ अरसे से इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। FFCI के ओहदेदारों ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मुल्क पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, बिजली की कीमत, टैक्स और सूद की शरह इंतहाई ज्यादा है, कारोबार पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल हो रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोन मुल्क के ऊपर बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, लोकल डेट और फॉरेन डेट दोनों। बिजली का रेट बहुत ज्यादा है, इंटरेस्ट का रेट बहुत ज्यादा है, टैक्सेशन सिस्टम बेपनाह ज्यादा है। इन हालात में
इंडस्ट्री नई लगाना तो क्या पुरानी चलाना भी मुश्किल हुआ है। मईशत यकीनन हमारी दुरुस्त डगर पे नहीं चल रही। इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से बंद हो रही हैं। मल्टीनेशनल भी बहुत सारी 30-40 के करीब मुल्क से गई हैं और उसकी वाहिद वजह यही है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत महंगी है। बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं लगना तो खैर एक ख्वाब वाली बात है। इस वक्त पुरानी इंडस्ट्री को चलाना भी, पुल करना भी एक बहुत बड़ा इशू है और मसला है। FPCCI के साबिक सदर अंजुम निसार और मारूफ कारोबारी शख्सियत SM तनवीर कह रहे थे कि मुल्क में नई सनतें लगाना तो ख्वाब की बात है, पुरानी सनतें भी बंद हो रही हैं। 2 रोज पहले चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने भी इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि मुल्क में ज्यादा टैक्सेस की वजह से 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। यानी इस वक्त मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल पर हर तरफ से उंगलियां उठ रही हैं। इसी हफ्ते नए लेबर फोर्स सर्वे में भी पाकिस्तानी मईशत से मुतल्लिक अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.3% से बढ़कर 7.1% तक पहुंच चुकी है, जबकि हालिया सेंसस डेटा में यह शरह 22% बताई गई है। जबकि IMF की रिपोर्ट में करप्शन और एलीट कैप्चर को पाकिस्तानी माशी बहरान की असल वजह करार देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान बदउनवानी की वजह से GDP का 6.5% तक खो देता है, जबकि एलीट की इजारादारी तरक्की की राह में बड़ी रुकावट है। तशवीश की बात यह है कि हुकूमत के कई दावों के बावजूद मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी ना होने के बराबर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में पिछले साल के मुकाबले में 26% की कमी आई है। इसी तरह इस वक्त मुल्क में टैक्स की शरह में तो गैर मामूली इजाफा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रवां माली साल के पहले 4 माह में टैक्स शॉर्टफॉल 274 अरब रुपए का है, जबकि रवां माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान तिजारती खसारे में पिछले साल के मुकाबले में 38% का इजाफा हो चुका है। यानी मुल्क में एक्सपोर्ट्स में खातिरख्वाह इजाफा तो नहीं नजर आ रहा, जबकि दरामदाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि दरामदाद में इजाफे के बावजूद मुल्क में जो तरक्की की शरह है वो 3% से भी कम है। इसलिए अब जहां ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कई बूम एंड बस्ट साइकिल देखे हैं, इसलिए इस बार जल्दबाजी के बजाय पायदार तरक्की के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं। मगर अलमिया यह है कि पिछले 2 से 3 साल से मईशत तो एक जगह खड़ी है, मगर टैक्स के निज़ाम, एक्सपोर्ट्स और निजकारी के शोबे में बुनियादी इस्लाहात नहीं हो सकी हैं, ना इन शोबों में कोई कामयाबियाँ नजर आ रही हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ रहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए, लेकिन भारत मुसलसल पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने से भागता रहा है और दहशतगर्दी को इसका जवाब बनाते हुए ये कहा जाता है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते। जबकि कल लंदन में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया जहां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी में पाकिस्तान और भारत के आला सतह के वफूद के दरमियान इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान इज अ पॉपुलर स्ट्रैटेजी सोल्ड एज अ सिक्योरिटी पॉलिसी के अनवान से इंतहाई गैर मामूली मुबाहिसा तय किया गया था, लेकिन भारतीय वफ्द इस मुबाहिसे से भी आखिरी मौके पर पीछे हट गया। मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी वफ्द ने साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद हयात, साबिक वजीर खारजा हिना रबानी खर और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल शामिल थे। और इसी तरह भारतीय वफ्द में भी भारत के साबिक आला हुकाम शामिल होने थे, लेकिन मुबाहिसे से कुछ ही देर पहले भारतीय वफ्द पीछे हट गया, जिसके बाद पाकिस्तानी और भारतीय तलबा के दरमियान ऑक्सफोर्ड यूनियन में मुबाहिसा हुआ, जिसमें पाकिस्तानी तलबा ने भारत को शिकस्त दे दी और 2/3 वोटों से मुबाहिसा जीत लिया। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन हराज ने, जो कि प्रेसिडेंट है ऑक्सफोर्ड यूनियन के। बहुत बहुत शुक्रिया हराज, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा मूसा कि कल एग्जैक्टली क्या हुआ? ये डिबेट तो एक अरसे से तय थी, लेकिन क्यों भारतीय वफ्द पीछे हट गया? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है, इसकी हिस्ट्री है कि दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस स्पीकिंग सोसाइटी है, दुनिया की जो सबसे प्रेस्टिजियस डिबेटिंग सोसाइटी है। हमारी 200 साल से ज़्यादा की हिस्ट्री है और उसमें हमने बहुत तारीखी डिबेट्स की हुई हैं। और ये जो डिबेट थी मैंने ऑर्गेनाइज कराई, ये डिबेट मैंने जून में ऑर्गेनाइज कराई थी और डिबेट का ये टॉपिक था कि जो इंडिया की पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी है वो पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसको वो बेचते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी, यानी कि जो पाकिस्तान को उनके नैरेटिव है, जो पाकिस्तान की उनकी पॉलिसी है वो कम्प्लीटली उनके इलेक्शंस के ऊपर बेस्ड है, उसमें कोई, और जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव फैलाते हैं उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जून की डिबेट ऑर्गेनाइज हुई, जुलाई में स्पीकर्स कंफर्म हुए, तो मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों ड्रॉप आउट किया, लेकिन जहां तक मुझे लगता है
कि इस सिचुएशन में जो इंडिया ने मई में स्ट्राइक्स किए पाकिस्तान पे, जो ये मोदी के अंडर इंडिया की रेजीम है, ये के लिए बहुत आसान है जब ये जाते हैं इंडियन मीडिया चैनल्स पे जहाँ ये मोदी के दोस्त बैठे होते हैं एंकर, जो इनसे आसान मजे वाले सवाल पूछते हैं और ये अपने जवाब दे के वहां से चले जाते हैं। और ये बहुत मुख्तलिफ है जब ये ऑक्सफोर्ड यूनियन में आते हैं जहाँ इनसे मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं और जहाँ जो इनके नारे हैं, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, उनके पीछे सच्चाई दिखाई जाती है। इनकी इंडिया की जो पोजीशन है मई के अटैक्स के बाद इंडिफेंसिबल है। हमारे वज़ीर आज़म ने, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट जॉइंट इंक्वायरी ऑर्डर की। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये जो अटैक्स हुए इनके पीछे कोई एविडेंस हो, विदाउट अ श्रेड ऑफ एविडेंस, विदाउट a shred of evidence presented to the international community, without a shred of evidence presented to the United Nations, without any joint inquiry done, India ne declare kiya कि Pakistan was behind the attacks. We said to them, the government of Pakistan said to them that they're ready to cooperate. Did Modi pick up the phone? No. Did Modi send his diplomats? No. Did he send any mission to the United Nations to order an inquiry? No. He sent his... सही, ये सब तो हमने होते हुए देखा है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आए डिबेट में पार्टिसिपेट, उन्होंने क्यों नहीं किया, उसी कोई रीजन नहीं बताई गई है। तो क्या आपको लगता है जैसे जो आप बात करें वो तो ये है कि शायद उनके लिए अपने मीडिया के सामने प्रेजेंट करना बड़ा आसान है, अपना आर्ग्यूमेंट वो आप लोगों के सामने आर्ग्यूमेंट देना नहीं चाह रहे थे, सिर्फ यही रीजन लग रहा है, या हुकूमत का कोई प्रेशर भी था कि पाकिस्तान के साथ इंगेज नहीं करना, जैसे कि उनकी क्रिकेट टीम से भी हमने देखा है कि उस किस्म का रवैया सामने आया है? सर देखें, जो भी उनका मकसद था वो तो मुझे नहीं पता। जहां तक मुझे लगता है उनकी पोजीशन इंडिफेंसिबल है, तो वो इसलिए, पर जो वो आए नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने, फिर आप लोगों ने डिबेट किया आपस में, उनकी डेलीगेशन चली गई, तो मैं एज प्रेसिडेंट डिबेट ये मैंने ऑर्गेनाइज की थी। इसका मोशन का जो नाम है वो मैंने चूज किया था, तो मेरे पास चॉइस थी या मैं डिबेट कैंसिल करता या डिबेट जारी रखता, और मैंने किया कि बेशक उनकी डेलीगेशन ने पुल आउट किया है, इंडियन डेलीगेशन ने, हम डिबेट बरकरार रखेंगे। और उसमें मैंने 2 घंटे पहले डिबेट से अपनी स्पीच लिखी, और टीम पाकिस्तान का हेड मैं था एज प्रेसिडेंट, उनकी मैंने जो हमारी पाकिस्तान की साइड थी उसकी ओपनिंग स्पीच मैंने दी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने है, डिबेट बरकरार रही। जो भी वो नहीं आए उनका लॉस है, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनियन ने 2/3 2/3 वोट किया कि इंडिया को जो रिस्पॉन्स है पाकिस्तान के खिलाफ वो एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसको वो बेचते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। सही। और मुझे ये बताइएगा कि ऑडियंस में जिन्होंने वोट किया पाकिस्तानी और इंडियंस थे, और क्या अगर पाकिस्तानी इंडियन से सिर्फ बराबर तादाद में थे, और इसके अलावा भी आई एम श्योर दूसरे नेशनल्स भी होंगे वहां पर? जी, ऑडियंस में हमारे हर तरह से लोग आते हैं, दुनिया के हर मुल्क से लोग आते हैं। ऑक्सफोर्ड जो है दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है नंबर 1 उसका इंस्टीट्यूट अदारा है दुनिया में, तो हर तरह से लोग थे। और स्पेशली मैं आपको एक बात बताऊं, 2/3 मार्जिन, 2/3 मार्जिन आसान नहीं है। जो 2/3 मार्जिन हमें मिला उसकी एक बहुत बड़ी वजूहत, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जो इंडियंस थे ऑडियंस में, उन्होंने भी कुछ ने हमारे साथ वोट किया। और मैंने ये अपनी स्पीच में एक बहुत पॉइंट किया जो मुझे बाद में आके इंडियन दोस्तों ने कहा कि हमने इस पॉइंट की वजह से वोट किया। मैंने कहा कि अगर आपकी गवर्नमेंट एक एंटी मुस्लिम आग लगा रही है, अगर ये एक एंटी मुसलमान जो पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की इश्यूज हैं वो क्या है बेसिकली, बिकॉज पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो मैंने कहा अगर ये आप लोग एंटी मुस्लिम, ये नफरत की आग बॉर्डर के उस पार लगाओगे, तो आग तो आप लगाओगे, पर इवेंचुअली वो आग आपके घर के अंदर भी आएगी। इट विल बर्न योर प्रेस, इट विल बर्न योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इट विल बर्न योर डेमोक्रेसी, and it is be a huge issue for India. और वो होता हुआ भी हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मूसा, एक तो पहले आपने ऑर्गेनाइज कराने की जी सॉरी it will be a huge issue for India because India has nearly over 200 million Muslims. Exactly. Ignite a fire of hatred against Muslims when nearly 200 million Muslims in your own country, that is not going to end well for you. राइट मूसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे कि आपने इस मौजू पे ये डिबेट ऑर्गेनाइज की और आप उसमें कामयाब भी हुए, 2/3 मेजॉरिटी हक पे वोट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।